आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 की हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। उसके पश्चात हम इसके अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल है, ध्रुवक व विश्लेषक की ध्रुवण दिशाओं के मध्य कोण 45 डिग्री है, अर्थात थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री है। मूल प्रकाश एवं विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रताओं में क्या अनुपात होगा। मूल प्रकाश अर्थात I0 और निर्गत प्रकाश अर्थात I। तो ये हमसे I0/I की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो देखो आप, मेलस के नियम से I बराबर क्या होता है, I0 कोस स्क्वायर थीटा होता है। या I बराबर I0 कोस स्क्वायर 45, क्लियर। या I बराबर I0 कोस 45 का मान 1/√2 होता है, का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया I0/2। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, I0/I की चाहिए ना। तो I0/I बराबर हो गया 2/1, या I0 अनुपात I बराबर हो गया 2/1। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब आप, यदि यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों तथा पर्दे के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा। ये सवाल क्या कह रहा है कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होता है D/D गुणा लैम्डा। ये तो आपको याद रखना है, क्लियर। अब सवाल कह रहा था कि झिर्रियों और पर्दे के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया। झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब इसमें हम D के मान को क्या करेंगे, दुगना करेंगे। तो D का दुगना करने पर, और ये हो जाएगा λ/D, और D की जगह लिख दिया 2D, और बीटा की जगह लिख दिया बीटा डैश। 2 को बाहर निकाल लिया तो λD/D आ गया, और ये वास्तव में किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। तो बीटा डैश इज इक्वल टू 2 बीटा। अतः फ्रिंज चौड़ाई दुगनी हो जाएगी, क्लियर। अगला नंबर थर्ड नंबर है, यंग के प्रयोग से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात 16:1 है। अध्यारोपण कर रही दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल मिलाकर बात क्या है इसमें कि ये कह रहा है कि तीव्रताओं का अनुपात किस किस की, यंग के प्रयोग में प्राप्त दीप्त और अदीप्त, मतलब दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता मैक्सिमम होती है तो I मैक्सिमम, और अदीप्त की मिनिमम होती है तो I मिनिमम। इसकी वैल्यू दी 16:1 अर्थात 16/1। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर 16/1। फिर ये कह रहा है कि इनके आयामों का अनुपात निकालो, अर्थात ये हमसे अब A1/A2 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आपको थ्योरी में मैंने बताया था कि I मैक्सिमम वास्तव में A1 + A2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है, क्लियर। इसी प्रकार I मिनिमम वास्तव में A1 - A2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गया 16/1, स्क्वायर की वजह से ये बन गया 4/1। सोल्व कर लो, वज्र गुणा कर लो, तो ये लाइन तैयार हो गई। इसके बाद ये आ गई, इसके बाद ये आ गई, आप समझ सकते हो आराम से। इसके बाद ये लाइन तैयार हो गई। अब हमें तो A1/A2 चाहिए जो 5/3 के बराबर है, या A1/A2 5/3 के बराबर है। अगला, दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के आयाम 3:1 हैं। इन तरंगों से प्राप्त व्यतिकरण प्रारूप में अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब जो सवाल नंबर 3 हमने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें तो इसने हमें I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू देकर A1 और A2 की वैल्यू हमसे पूछी थी, लेकिन इसमें ये हमें A1 और A2 की वैल्यू तो दे दी है और I मैक्सिमम और I मिनिमम की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो सवाल के अनुसार A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/1। 3:1 था, 3/1 लिख दिया, या लिख दिया A1 बराबर तो 3 के
और A2 बराबर 1 के मैंने इसको लिख दिया, जहाँ के कोई कांस्टेंट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि I मैक्सिमम बराबर अपॉन I मिनिमम बराबर होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 की वैल्यू 3 के, A2 की वैल्यू 1 के, फिर ये 3 के और 1 के। दिस एम्प्लाई I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू 3 और 1 4 के, 3 में 1 गया तो 2 के, कैसे के कट जाएगा तो 4/2 आ गया। चलो सीधा 16 ही कर रहा है, 4 के का स्क्वायर का 16 के स्क्वायर अपॉन 4 के स्क्वायर, तो 4/1, या I मैक्सिमम अनुपात I मिनिमम बराबर 4:1। अगला क्वेश्चन, यंग के प्रयोग में दो छिद्रों के मध्य की दूरी 0.2 mm है। इसका मतलब D की वैल्यू है 0.2 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया D बराबर 0.2 गुणा 10 की पावर -3 मीटर। लैम्डा का आगे कह रहा है कि जब स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो, अर्थात लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम या 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। देखो भाई समझो इसको, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10, है ना। तो 10 की पावर -10 में लिखूंगा तो 10 की पावर ये +3 है, 3 बिंदु की वजह से, तो 10 में 3 गए तो कितने बचते हैं -7, तो ये बनेगा 6 गुणा 10 की पावर -7। तो स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर, तो पर्दे के लिए डी का मान क्या है 1 मीटर, तो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा की वैल्यू बताइए, बीटा का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा इज इक्वल टू D/D गुणा लैम्डा, ये सूत्र होता है। ये सारी वैल्यू रख दो, लैम्डा का मान तो 6 गुणा 10 की पावर -7, डी का मान है 1 और स्मॉल डी का मान है 0.2 गुणा 10 की पावर -3। करिए सोल्व इसको आप, तो ये हो जाएगा 6 का 6 लिख दिया, ये 0.2 को पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा 10, और 10 की पावर क्या आ गई -7, ऊपर गया तो +3 और बटे में 2। सोल्व इसको अगर हम कर लें तो 6 से ये 3 बन गया 3, और ये 10 7 माइनस का है, ये 3 और 4 प्लस के हैं तो -3 बच गया मीटर में, या बीटा बराबर 3 मिलीमीटर। क्लियर। छठा क्वेश्चन है, दो रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी ज्ञात करो जो 1 मीटर दूरी पर रखे। रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी पूछ रहा है, और रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर, तो पर्दे से दूरी होती है कैपिटल डी जो 1 मीटर दिए है। 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं, अर्थात बीटा का मान 1 mm 10 की पावर -3 मीटर, जबकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम या 5 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर होता है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। क्लियर। तो हमें तो स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल डी बराबर हो गया लैम्डा डी अपॉन बीटा। सारी वैल्यू इसमें रख के सोल्व कर लोगे तो डी का मान आ गया 5 गुणा 10 की पावर -4। सातवां न्यूमेरिकल है, यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई इतनी है, अर्थात बीटा बराबर 2 गुणा 10 की पावर -4 मीटर। 4 मीटर भी लिखो यहाँ पे। यदि स्लिटों के मध्य की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, अर्थात स्लिटों की मध्य की जो दूरी d है उसको तो कर दिया दुगुना 2d, पर्दे की स्लिट से दूरी को आधा कर दिया जाए, और पर्दे से स्लिट की दूरी कैपिटल D होती है उसको कर दिया आधा, अर्थात D/2। तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो आप, फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, ये दो बातें सवाल ने दी हमसे, तो बीटा डैश हो जाएगा लैम्डा की जगह लैम्डा, इस डी की जगह D/2 और स्मॉल डी की जगह 2d हमने लिख दिया। कटे उसको काट दो आप, तो देखो आसानी से 2 से 4 क्या बन जाएगा 4, और लैम्डा डी अपॉन डी। क्लियर। और लैम्डा डी अपॉन डी क्या किसके बराबर होता है बीटा के, तो ये हो गया बीटा/4। अतः फ्रिंज की चौड़ाई 1/4 हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई 1/4।
ये चौथाई लिखें इसको, चलो चौथाई हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन, 8वां सवाल है, द्विस्लिट प्रयोग में दूरस्थ पर्दे पर बनी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 1 डिग्री है, अर्थात थीटा का मान कितना है, 1 डिग्री है। अभी 1 डिग्री तो हम इसमें रख नहीं सकते हम, ठीक है। 1 डिग्री को अगर हम नहीं रख सकते तो फिर हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में लिखना चाहेंगे। तो देखो पाई बराबर 180 डिग्री होता है, आपको पता होगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो गया, पाई अपॉन 180, और किस में आएगा ये, रेडियन में, ये आएगा रेडियन में, ठीक है। तो फ्रिंजों आगे कह रहा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्राम है, अर्थात लैम्डा बराबर है 6000 एंगस्ट्राम या 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर। स्लिटों के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए, अर्थात ये हमसे स्मॉल डी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। समझो इसको ध्यान से, देखो भाई ये मैंने माना कि बीटा चौड़ाई की क्या है, वास्तव में फ्रिंज चौड़ाई है, ठीक है। और यहाँ ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसकी वैल्यू सवाल ने क्या दी थी, हमें 1 डिग्री दी थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी है। तो अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल ए एल के ए। तो एल ए एल लंब, लंब किसके बराबर है, बीटा के, और के ए क्या है, आधार, जो क्या है, डी के बराबर है। और थीटा जब अल्प होता है तो टेन थीटा थीटा के बराबर होता है, इसलिए हमने लिखा थीटा बराबर बीटा अपॉन डी। क्लियर। तो बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी होता है ये, तो थीटा इज इक्वल टू 1/d, और इस बीटा की जगह लिख दिया लैम्डा डी अपॉन डी, डी से डी कट जाएगा तो थीटा बराबर लैम्डा अपॉन डी आ गया। पर हमें तो स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल डी बराबर हो गया लैम्डा अपॉन थीटा। अब वैल्यू रख लो इसमें, लैम्डा की वैल्यू है 6 गुणा 10⁻⁷ मीटर, तो ये हमने ये लिख दिया। थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन 180, तो ये मैंने ये लिख दिया। 180 चला गया घूम के ऊपर, 6 गुणा 180 गुणा 10⁻⁷, और पाई को नीचे लिख दिया, पाई की वैल्यू 3.14 है। अब इसको आगे सोल्व को, डी बराबर 6 गुणा 18, बस जीरो है ना, इसकी वजह से क्या बढ़ जाएगा 10⁻⁻⁶, 3.14। अब 3.14 को मैंने यहाँ 22/7 लिख दिया सिंप्लिसिटी के लिए। 18 गुणा 6 किसके बराबर होता है, 108 के 10⁻⁶ बटे 22/7। 22 नीचे और 7 ऊपर चला गया, ठीक है। अब 22 से जब 108 को काटेंगे तो 4.9 प्राप्त होता है। अब 4.9 को जब 7 से गुणा करते हैं तो 34.30 प्राप्त होता है, गुणा 10⁻⁶, या स्मॉल डी इज इक्वल टू 34.3 बटा कितना आ गया, मैंने क्या किया कि 10⁻⁶ जो था उसमें 10⁻³ तो ऊपर लिख लिया, और 10⁻³ को नीचे भेजा तो क्या बन गया, +3 बन गया, तो ये 1000 आ गया। और 1000 का जब इसमें भाग लगाते तो 0.0343 आ जाएगा, और ये वास्तव में मिलीमीटर में काम आ जाएगा, तो ये उत्तर आ गया इसमें मिलीमीटर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस दूरी के लिए किरण प्रकाशिकी एक अच्छा सन्निकटन है जब द्वारक 3 mm चौड़ा है तथा तरंग दैर्घ्य 500 nm है। nm का मतलब होता है भाई नैनोमीटर, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो a बराबर तो दिया इसने 3 mm, अर्थात 3 गुणा 10⁻⁻³ मीटर। लैम्डा बराबर होता है 500 nm या 500 गुणा 10⁻⁹ मीटर, या सोल्व करेंगे तो 5 गुणा 10⁻⁷ मीटर। और ये हमसे फ्रेनल दूरी ZF हमसे पूछना चाह रहा है। आपको भी सर ये नई चीज़ कहाँ से आ गई है, तो इसको पढ़ लो, सीधा ही समझ लो। अब मान लो कोई बैटरी आपके पास है ना, उस बैटरी की जो चौड़ाई है वो 3 mm है, तो उससे कितनी दूरी तक प्रकाश जा सकता है वो हम यहाँ निकालना चाह रहे हैं, समझ गए। तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेनल दूरी कहते हैं। तो फ्रेनल दूरी ZF बराबर होता है a²/λ। ए की वैल्यू सवाल ने ये दी थी तो ये यहाँ रख दिया, लैम्डा की वैल्यू ये हमने यहाँ रख दी,
तो ये इसको सोल्व कर लो तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 सोल्व किया तो आ गया 18 मीटर। किसी पारदर्शी प्रकाश की पट्टिका पर जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित होती है। पदार्थ का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखो आपतन कोण कितना है भाई 60 डिग्री, तो आई पी बराबर तो हो गया 60 डिग्री। उस समय ये हमसे अपवर्तनांक पूछ रहा है, म्यू पूछ रहा है, और अपवर्तन कोण आर पूछ रहा है। तो देखो म्यू और आईपी में संबंध ब्रूस्टर के नियम से प्राप्त होता है। तो म्यू बराबर क्या होता है tan आईपी, या म्यू बराबर tan आईपी का मान 60 तो tan 60, और tan 60 का मान √3 होता है जो 1.732 के बराबर होता है। ये हमें अपवर्तनांक मिल गया। अब कह रहा है कि आर का मान बताओ। तो ब्रूस्टर के नियम में ये लाइन आपको मैंने बताई थी कि आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री होता है। क्लियर? मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का टोटल किसके बराबर होता है 90 डिग्री के बराबर। चाहे तो आप उसका डायग्राम खोल के देख सकते हैं। तो आर बराबर 90 माइनस आई पी, तो 90 का 90, आई पी का मान 60 डिग्री, तो आर का मान कितना हो गया 30 डिग्री। यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है तो उसके ध्रुवण कोण का परिकलन कीजिए। इसका मतलब क्या है? देखो क्रांतिक कोण सी का मान तो हमें 45 डिग्री दे रहा है और ध्रुवण कोण आईपी का मान हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखो कैसे निकलेगा। देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि म्यू बराबर क्या होता है 1/sin c। तो पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है 1/sin c। तो c का मान इसने 45 दिया था, तो म्यू बराबर हो गया 1/sin 45। sin 45 का मान होता है 1/√2, तो म्यू बराबर क्या हो गया √2। आगे म्यू की वैल्यू। अब इस म्यू में आईपी में संबंध होता है ब्रूस्टर के नियम से, म्यू बराबर tan आईपी। म्यू का मान तो क्या होता है √2 बराबर tan आईपी, या आईपी बराबर tan इनवर्स √2। अब सीधा सीधा इसकी वैल्यू आती नहीं, तो इसकी वैल्यू होती है 54.7 डिग्री। अगर एग्जाम में ये आ जाए तो आप tan इनवर्स √2 को ही इसका आंसर बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है 12वां। दो ध्रुवक प्लेटों के मध्य के अक्ष परस्पर समांतर हैं तथा उनसे पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। किसी एक प्लेट की अक्ष को कितना घुमाया जाए पारगमित प्रकाश की तीव्रता आधी रह जाए। तो देखो मेलस का नियम I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा को बताता है। सवाल कह रहा है कि तीव्रता आधी रह जाए, अर्थात I का मान I0/2 हो गया। तो थीटा की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। तो रखो I0/2 बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। I0 से I0 कट गया तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, कोस थीटा बराबर 1/√2, और 1/√2 कोस थीटा में 45 डिग्री पर ही आता है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया 45 डिग्री। अगला न्यूमेरिकल है। यंग के प्रयोग में लाल प्रकाश लैम्डा बराबर 6600 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा आर तो क्या हो गया 6600 एंगस्ट्रॉम, प्रयुक्त करने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। कितनी फ्रिंजें दिखाई देती हैं 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। बैंगनी प्रकाश लैम्डा बराबर 4400 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा वी से वॉयलेट यानी बैंगनी, इससे बन गया 4400 एंगस्ट्रॉम। तो प्रयुक्त करने पर कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी एन की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है। मतलब जिस जगह में 60 फ्रिंजें बन रही हैं लाल रंग की, उसी जगह में बैंगनी रंग की कितने फ्रिंजें बनेंगी। तो जगह तो फिक्स है ना, तो 60 गुणा बीटा आर, अर्थात बीटा तो आर क्या है बीटा आर तो वास्तव में है लाल प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई, और 60 क्या है फ्रिंजों की संख्या। तो 60 बीटा आर क्या हो गया कि लाल फ्रिंजों की कुल चौड़ाई। ये नीट एन बीटा वी के बराबर है। बीटा वी का मतलब क्या है, बीटा वी है बैंगनी प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई। तो 60 का 60 लिख दिया, और ये बीटा की जगह क्या होता है वो लैम्डा d/d होता है ना, तो यहाँ आर था तो यहाँ भी आर लगा दिया, एन का एन लिख दिया और लैम्डा d/d लिख दिया, यहाँ वी का वी लिख दिया। डी से डी काटा, डी से डी काटा, तो ये हो जाएगा 60 का 60 और लैम्डा आर का लैम्डा आर, और नीटा का नीटा, और लैम्डा वी का लैम्डा वी। क्लियर? तो एन बराबर क्या हो जाएगा 60 लैम्डा आर अपॉन लैम्डा वी, या एन बराबर हो गया 60 का 60
लैम्डा आर का मान 6600 और लैम्डा वी का 4400। सोल्व किया तो n बराबर 90 आ गए। इसका मतलब 90 फ्रिंजें बैंगनी प्रकाश से बन सकती हैं इस जगह में। क्लियर। और इसके साथ ही इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। अब आने वाले वीडियो में हम पिछले 10 साल में जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, पेपर्स हैं, उनमें इस चैप्टर से क्या क्या सवाल पूछे गए वो हम देखेंगे।